एटमॉस्फेयर की अब हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर का कि ये एटमॉस्फेयर होता क्या है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस नए कक्षा में। और अब हम लोग इस अध्याय को जो पिछली कक्षा में शुरू किए थे, आवर इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण, अब इसको आगे बढ़ाऊंगा और बात करूंगा उन सारे टॉपिक की जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस अध्याय को रोका था। उसके आगे की बात करेंगे। अब हाइड्रोस्फीयर के आगे की बात करेंगे और बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। ये एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होता है। तो यह जो है यह आप लोगों को पृष्ठ संख्या 62 पर दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में भी इसी पृष्ठ पर देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डरलेस लेयर ऑफ द गैस सराउंडिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है रंगहीन, एकदम एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी और ऑर्डरलेस, बिना गंध के एक ऐसा सतह है जो गैस का है, यानी कि जो वायु का है, सराउंडिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ को घेरे हुए रहता है। It act as a protective shield for the earth and its creature since it prevent the harmful rays of the sun from touching the earth। और यह चूंकि एक गैस टाइप का है जो धरती के ऊपर, धरती को घेरे हुए है, तो यह एक तरीके से धरती का सुरक्षा कवच के तौर पर कार्य करता है, जो सूर्य से आने वाली जो गलत किरणें या फिर जो हानिकारक किरणें हैं उसको रोकता है धरती पर पहुंचने से। Only those rays of the sun can pass through atmosphere which are necessary for the continuity of the life on earth। और सिर्फ वही किरणें एटमॉस्फेयर से पार कर पाता है सन का, सूर्य का, जो लोगों के लिए और बाकी चीजों के लिए लाभदायक हो। हानिकारक चीजों को यह एटमॉस्फेयर जो है वो रोक लेता है। यही है एटमॉस्फेयर और यही है वाटर साइकिल, इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का, जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी कि कैसे पानी से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से क्लाउड बन रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर में ही आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 62 पर है, लिखा हुआ है द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर इन वेरियस प्रोपोर्शन। अलग अलग समानुपात में एटमॉस्फेयर में गैसेज और वाटर वेपर्स होते हैं। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इसके दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो गैस होते हैं वो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होता है। अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर आल्सो फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि 78% और 21%, 78, 20, 98 और 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही हो गया। तो बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब है, ये सब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 1% में ही सब है। देयर आर ट्रेसेज ऑफ सम रेयर गैस लाइक हीलियम, क्रिप्टन एंड आर्गन। यहाँ पर हीलियम, क्रिप्टन और आर्गन टाइप के भी गैसों का होना का सबूत मिला है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो ऑक्सीजन है, जो लगभग 21% की मात्रा में, 21% की मात्रा में इस एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट फॉर मेकिंग फूड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने के लिए किया जाता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल। जबकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है, जो पानी का जो भाप होता है, वाष्प होता है, वो किस चीज में मदद करता है, तो वो नियंत्रित करता है तापमान का किसी भी क्षेत्र में, और रेनफॉल को, यानी कि बादल वगैरह और बारिश वगैरह के कार्य के लिए वो लाभदायक होता है। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 63 पर और बात करते हैं अगले स्फीयर की, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बाद लिथोस्फीयर की। Lithosphere is the surface of the earth which is made of solid rock and soil। लिथोस्फीयर सरफेस ऑफ द अर्थ है, धरती का सतह है, जो कि कठोर चट्टान और मिट्टी से बना हुआ होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट। इसे हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं, सतह भी कहते हैं। इट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यह सारे लेयर में से सबसे पतला होता है। देयर आर टू मोर लेयर बिलो द लिथोस्फीयर और क्रस्ट कॉल्ड एज मेंटल एंड कोर। दो और लेयर लिथोस्फीयर या क्रस्ट के नीचे होता है, जिसको मेंटल और कोर कहते हैं।
मेंटल जो है वो मिडिल लेयर होता है विच इज थिकर देन द क्रस्ट, जो कि क्रस्ट से थोड़ा सा ज्यादा मोटा होता है, बट थिनर देन द कोर, लेकिन कोर से पतला होता है। यानी कि सबसे पतला जो है वो लिथोस्फीयर, उससे थोड़ा सा मोटा जो है वो मेंटल, और सबसे मोटा कोर। इट इज फाउंड बिलो द कॉन्टिनेंट्स एंड अंडर द ओशन, और ये चीजें जो है कोर जो है ये सब जो है ये इट इज फाउंड बिलो द कॉन्टिनेंट, ये महादेशों के नीचे और ओशन के नीचे पाया जाता है। एज यू गो डीपर इनसाइड द अर्थ, जितना आप धरती के नीचे जाएंगे, इट गेट्स हॉटर एंड देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर, यह और ज्यादा गर्म और गर्म होता जाएगा और तापमान भी बढ़ेगा। द कोर हैज टू पार्ट, कोर के दो पार्ट होते हैं। द आउटर कोर इज लिक्विड एंड द इनर कोर इज सॉलिड, आउटर कोर जो है वो लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड होता है, वो गर्म, वो कठोर होता है। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर फाउंड ऑन द लिथोस्फीयर, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं धरती के वो लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर फाउंड ऑन द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर पर पाए जाते हैं। ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर, ये है मेंटल, और ये है क्रस्ट यानी कि लिथोस्फीयर, और ये है पूरी धरती, यही है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम लोग बात करते हैं अगले स्फीयर की, यानी कि बायोस्फीयर की। लिखा हुआ है ऑल लिविंग बीइंग टुगेदर एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। इट इंक्लूड दोज पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यह एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के अलावा वो हिस्सा होता है या वो हिस्सा है जहां पर जीवन होता है। दिस इज सो बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर, वाटर एंड लैंड, और यह इसलिए क्योंकि किसी भी जीवन के लिए पानी, हवा और धरती की आवश्यकता होती है, जो बायोस्फीयर में होता है। Each living organism has its own particular environment in which it exists and this is known as ecosystem। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जीवित और जीव पदार्थ का अपना एक इन्वायरमेंट, अपना एक वातावरण होता है जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। बायोस्फीयर इंक्लूड ऑल प्लांट, एनिमल एंड अदर लिविंग थिंग्स फंक्शनिंग टुगेदर विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। बायोस्फीयर में सारे प्लांट, पेड़ पौधे, एनिमल, जानवर और अदर लिविंग बाकी प्राणी होते हैं फंक्शनिंग टुगेदर, और ये लोग सब साथ में कार्य करते हैं विथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जितने निर्जीव चीज हैं उनको उनके साथ, यानी कि यहाँ पर जीवित और निर्जीव दोनों चीजें होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। द बायोस्फीयर फॉर्म्स ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ मास, और बायोस्फीयर जो है वो बहुत कम होता है अर्थ का, यानी कि अर्थ में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की तुलना में बायोस्फीयर बहुत कम है। बायोस्फीयर इज द ओनली लेयर दैट मेक्स लिविंग ऑन द अर्थ पॉसिबल, और बायोस्फीयर ही एकलौता ऐसा लेयर है, एकलौता ऐसा सतह है जहां पर अर्थ में जीवन संभव है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डू यू नो का, यानी कि एक ऐसे कंसेप्ट का जो लेखक और प्रकाशक चाहते हैं कि आप इसको जाने, अगर जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको जाने। लैंड, वाटर एंड एयर कॉन्स्टिट्यूट द अबायोटिक इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर और एयर यानी कि धरती, पानी, जमीन, भूमि, पानी और हवा जो है वो अबायोटिक इन्वायरमेंट बनाता है। व्हाइल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नेमली प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन टेकन टुगेदर मेक अप अ बायोटिक इन्वायरमेंट, जबकि जो जीवित चीजें हैं जिसमें प्लांट है, एनिमल है और ह्यूमन है, ये सारे जो हैं ये जो इन्वायरमेंट बनाते हैं उसको हम लोग बायोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि एक बायोटिक इन्वायरमेंट होता है, एक अबायोटिक इन्वायरमेंट होता है। अबायोटिक इन्वायरमेंट लैंड, वाटर और एयर वाला, जबकि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन वाला जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो बायोटिक इन्वायरमेंट कहलाता है। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 64 पर, जहां पर हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स के, यानी कि कुछ शब्दों के बाद की बात करेंगे जो आप लोगों को जानना जरूरी है, जो लेखक और प्रकाशक के द्वारा इसलिए दिया गया हुआ है ताकि इसको आप और बेहतर तरीके से जानें। हालांकि इसकी बात हम लोगों ने इस अध्याय को जब कर रहे थे, जब अलग अलग कंसेप्ट को पढ़ा रहे थे, इन सारी चीजों की बात पहले हो चुकी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फिर से इन सारी चीजों की बात करेंगे क्योंकि लेखक और प्रकाशक को लगता है कि ये सारी चीजें उनके विद्यार्थी, उनके पाठक को जानना बेहद बहुत ज्यादा आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो इन सारे चीजों की बात करेंगे हम लोग। लेट्स रैप अप वाले सेगमेंट की भी बात करेंगे, एक्सरसाइजेज की बात करेंगे, यानी कि यह कक्षा इस अध्याय का
दूसरा अंतिम कक्षा यानी कि सेकेंड लास्ट कक्षा है। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को हम लोग समाप्त करेंगे, पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो अब हम लोग इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में यानी कि इस अध्याय के अंतिम कक्षा में।